Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony. And how are you all? I hope कि आप सभी अच्छे होंगे. Well friends, today again I came up with one more interesting, mysterious, horror-based, fascinating story. And the story name is Whistling in the Dark. Friends, this story is written by our Indian author Ruskin Bond. आप सभी को पता है कि रस्किन बॉन्ड पहाड़ी क्षेत्र की हर तरह की स्टोरी को लिखने में माहिर हैं। जैसे कि कुछ स्टोरीज तो नेचर रिलेटेड होती हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कहानियां हैं, और कुछ ऐसी भी स्टोरीज हैं जिनकी थीम हॉरर या मिस्ट्री बेस्ड रिलेटेड होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की कहानियों के वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी को बताते हुए रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि उस रात चांद लगभग पूरी तरह आसमान में चमक रहा था और धरती पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, पर सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों की काली छाया भी जमीन पर पड़ रही थी, जिससे अजीब से डर का माहौल वहां उत्पन्न हो रहा था। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता कि ये पेड़ों की परछाइयां मेरी ओर जानबूझकर मुझे डराने के लिए मेरी ओर तेजी से बढ़ रही हैं, या फिर ये परछाइयां मेरे साथ ही चलने के लिए मेरी ओर अजीब ढंग से चली आ रही थीं। तभी मुझे एक सपने की याद अचानक आ गई। हाँ, एक बार मैंने एक अजीब सा सपना देखा था, जिसमें इसी तरह एक चांदनी रात में सड़क के किनारे के सभी पेड़ पौधे आधी रात के सन्नाटे में जमीन से उखड़कर अपनी जगह से हटकर एक साथ आपस में पास आते हैं और कई तरह की बातें किया करते थे। कई ऐसी घटनाओं की जो कई सौ साल पहले की थीं, जिनके गवाह वे सभी बने, और पूरी रात यही सिलसिला बातों का चलता रहा। पर जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, ये सभी पेड़ अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाते थे। इस अजीब से सपने से मुझे यही फील हुआ कि ये पुराने पेड़ रात के वे चौकीदार थे, जो सुनसान रात में सुनसान जगह पर चलने के लिए हमेशा से तैयार थे, और अपनी बेचैनी को वे अजीब आवाज निकाल एक अजीब डरावना माहौल रात में पैदा करते थे। पत्तियों का अजीब तरह से जोर जोर से सरसराहट की आवाज निकालना, पेड़ों की शाखाओं में चरमराहट वाली आवाज का लगातार आना, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए ये सब फील करना बहुत ही डरावनी वजह बन सकता है। और अभी रियलिटी में घड़ी पर रात के 8 ही बज रहे थे। मैं घर से बाजार आया हुआ था और देख सकता था कि कुछ आवारा घुमक्कड़ लोग मेरे बहुत करीब से होकर के निकले। कुछ लोग जरूरी शॉपिंग कर घर जाने की जल्दी में थे। कुछ रेस्टोरेंट्स और दुकानों में बहुत अच्छी सी रोशनी आ रही थी। लोगों का जमावड़ा रेस्टोरेंट्स और दुकानों के अंदर भी था, जहां वे लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। कई लोग शहर को घूमने आए थे, वे तो घूम ही रहे थे। सब अपने आप में बहुत मस्त थे, और मैं भी बाजार अपने काम से आया था। मेरा काम पूरा हुआ और मैं भी अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर पैदल चल रहा था, और चलते चलते मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, और उस गाने को मैं गुनगुनाने लगा, और जल्द ही गाने के बोल भी मुझे याद आ गए। हम तीन, हम भीड़ नहीं हैं, हम एक साथ भी नहीं हैं, माई इको, माई शैडो एंड मी। तभी अचानक मेरी नजर मेरी परछाई पर पड़ी, जो मेरे साथ घूम रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी परछाई को बहुत ही मामूली सी चीज समझते हैं, है ना? ये परछाई ही है जो हमारे साथ हमारे द्वारा किए गए हर काम में, चाहे वो काम सही हो या गलत हो, हमेशा साथ रहती है। अपनी परछाई के बारे में सोचते हुए मैं मन ही मन ये कह सकता था कि
इस चांदनी रात में, इस सुनसान सड़क में चलते हुए मैं तुम्हें न देख सकूं, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरे कारण कितना कुछ देखना पड़ा, कि अब मुझे शर्म आ रही है। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरे हर अच्छे काम और कामयाबी में भी तुम मेरे साथ रही। तभी मुझे याद आया कि मेरी इको मीन्स मेरी प्रतिध्वनि का क्या। तभी मैंने सोचा फोन करके देखूं कि मेरी फोन की आवाज मेरे पास वापस आएगी या नहीं। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं उस सुनसान वातावरण, जहां पहाड़ों की पूर्ण शांति या पेड़ों की बातचीत में मैं कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहता था। सड़क अब पहाड़ी पर चढ़ गई और टॉप पर पहुंचने पर जमीन समतल थी, जहां बहुत ऊंचे ऊंचे देवदारों के बीच चांदनी की रोशनी चमक रही थी। तभी मैंने वहां उड़ने वाली गिलहरी देखी, जो मेरे सामने सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ के पेड़ों के ऊपर से उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, और मैं अकेला उस सड़क पर चलता जा रहा था। तभी एक पुराना कब्रिस्तान मेरे सामने था। वहां बहुत ही ज्यादा अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वह कब्रिस्तान ब्रिटिशर्स के जमाने का था। वह इतना पुराना था कि वहां कब्रिस्तान की चारों ओर की दीवारें जर्जर अवस्था में थीं। एक तरफ की दीवार पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। वह एक कब्र पर गिरी हुई थी, और वहां कई पुरानी कब्रें भी थीं। कुछ बड़ी और कुछ नई कब्रें भी थीं, क्योंकि कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और आज भी इसका इस्तेमाल यहाँ के लोग कर रहे थे। उनमें से एक कब्र पर मैंने फूलों को बिखरे हुए देखा था। बारिश के कारण यहाँ की दीवारें अब कमजोर अवस्था में थीं, इसी कारण टूट रही थीं। तभी मैंने एक सड़ता हुआ ताबूत और कुछ बिखरी हुई हड्डियां भी देखीं। समाधि के एक पत्थर का एक हिस्सा सड़क के किनारे पर पड़ा था, लेकिन उस पर जो लिखा था वह इतना टूटा फूटा था कि पढ़ने में नहीं आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्हें डेथ से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट रहता हो। पता नहीं अचानक मुझे उस समय क्या हो गया था कि मेरी इच्छा न होने पर भी मुझे वहां झुकना पड़ा, और पता नहीं क्यों और कैसे मैंने एक चिकने गोल हड्डी के टुकड़े को उठाने का प्रयास किया। पर जैसे ही मैंने उसे छुआ, वह टुकड़े टुकड़े में बिखर गया और सब कुछ वहीं घास के ऊपर गिर गया। यह घटना हुई ही थी कि अचानक सीटी की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद कोई देर रात घूमने वाला कोई आदमी या लड़का यह सीटी बजा रहा है। मैं बेफिक्र होकर अपने घर की ओर रास्ते में जाने लगा, वही पुराना गाना गुनगुनाते हुए। पर तभी मैंने ध्यान से सुना कि अब उस सीटी की आवाज बहुत नजदीक से आ रही थी। मैंने इतना फील ही किया था कि अचानक एक लड़का अपनी साइकिल पर बैठा हुआ मेरे सामने से तेजी के साथ वहां से गुजरा, और उस समय तक भी मैं बेफिक्र होकर के चल रहा था रास्ते पर। तभी जल्दी से फिर से वह वापस मेरे सामने कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और मेरी तरफ अजीब से मुस्कुराया। वह करीब 14 या 15 साल का लड़का रहा होगा। दुबला पतला, रंग सांवला। उसने स्कूल का ब्लेजर पहना हुआ था और येलो कलर का उसका मफलर था, जो उसके गले पर लटक रहा था। उसकी आंखें चमचमाती पानीदार थीं, जैसे कि रोशनी तालाब के पानी पर पड़े कुछ इस तरह की। तभी मैंने उस लड़के से कहा कि तुम्हारी साइकिल पर बेल नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपना सर एक तरफ जरा सा झुकाया और मेरी तरफ फिर से मुस्कुराने लगा, और वो वहां से चला गया, खुशी से सीटी बजाते हुए। सीटी की आवाज अब धीमी धीमी होती चली जा रही थी, और अब मैं भी अपने रास्ते पर बढ़ रहा था आगे, और जंगल का सन्नाटा फिर से मुझे
फील होने लगा और मैं और मेरी परछाई अब कुछ देर बाद घर के अंदर आ गए थे। अगली सुबह मैंने एक अलग तरह की सीटी की आवाज सुनी और बिस्तर से अचानक उठा। फिर खिड़की की ओर बाहर देखा तो बहुत ही सुहाना दिन था। सूरज की धूप से बाहर हल्की गर्मी थी और मुझे बहुत ढेर सारा काम भी करना था। मैं रोज की तरह अपने जरूरी पर्सनल काम को करके घर से बाहर उस कब्रिस्तान पर चला गया। कब्रिस्तान एक ऊंची पहाड़ी के समतल ऊपरी भाग पर था, जहां से मैं आसपास की पहाड़ियों पर जमी हुई बर्फ को देख सकता था। वहां आसपास बहुत ज्यादा ही हरियाली थी। देवदार के पेड़ वहां बहुतायत में थे। वहां का आसपास का नजारा बहुत ही सुंदर था। पर देखो ना, इस जगह से इतना सुंदर व्यू देखने वाला यहाँ कोई नहीं। सभी जमीन के अंदर दफन हैं। वहां ग्रेवयार्ड के अंदर कुछ मरम्मत का काम भी चल रहा था। जो दीवारें टूट गई थी उन्हें रिपेयर किया जा रहा था। तभी वहां काम करवाने वाले आदमी से मेरी मुलाकात हुई। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि जो कब्र टूट गई है उनकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं। तभी मैंने वॉचमैन की हेल्प से बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा किया और वहीं कब्र के पास छोड़ दिया और कुछ पैसे भी वहीं कब्र पर रख दिए ताकि कब्र की मरम्मत हो जाए। कब्र पर से नाम मिट चुका था। तारीख लिखी हुई थी 20 नवंबर 1950। लगभग 50 साल से भी ज्यादा पहले। मैं वहां से चर्च चला गया। वह एक बहुत ही ज्यादा पुराना चर्च था। वहां पहुंचने पर मुझे एक पुराना रजिस्टर भी मिला जिसके पन्ने पीले पुराने थे और फिर मैंने ईयर 1950 का रिकॉर्ड देखा। उस समय मैं खुद एक स्कूल स्टूडेंट था। तभी पन्नों को पलटते हुए मुझे एक नाम मिला, माइकल दत्त, एज 15 इयर्स, रीजन ऑफ डेथ रोड एक्सीडेंट। खैर, यह सब जानकर मैं एक अनुमान ही लगा सकता था और सही वजह जानने के लिए मुझे किसी ऐसी पर्सन की जरूरत थी जो मुझे वास्तविक कारण बता सके। तभी अपनी मेमोरी की मदद से मुझे मिस मार्ले की याद आई। बात यह थी कि उस लड़के की मिस हैपनिंग को याद अब तक कोई रख सकता था। ऐसे पर्सन की मुझे तलाश थी जिनकी मेमोरी अच्छी हो। एक पहाड़ी के टॉप पर बूढ़ी मिस मार्ले का घर था। वो अभी भी वहीं उस घर में रहती थीं। वे वुडस्टॉक स्कूल की रिटायर्ड टीचर थीं और उनकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वे इस हिल स्टेशन पर 50 साल से भी ज्यादा समय से रह रही थीं और जब मैं उनके घर पहुंचा तो वे बड़े प्यार और आदर से मेरी तरफ देखने लगी थीं और मैं उनको देखकर ये बता सकता हूँ कि वे इतनी ज्यादा बूढ़ी थीं कि उनके सारे बाल सफेद थे और गाल चिकने झुर्रियों वाले थे और उनकी चमकीली नीली आंखें जो मुझे देखकर जिज्ञासा से भरी हुई थीं। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि माइकल एक सुंदर आकर्षक लड़का था, बहुत ही ज्यादा एक्टिव था और दूसरों के लिए हेल्पिंग और काइंड भी था। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। मिस मार्ले आगे बताती हैं कि अगर मैं कभी उससे न्यूज़पेपर या दर्द के लिए एस्पिरिन की टैबलेट की जरूरत बताती तो वह तुरंत अपनी साइकिल पर बड़ी ही लापरवाही से इन खड़ी पहाड़ी सड़कों पर चला जाया करता, जबकि ये पहाड़ी सड़कें अपने अचानक मोड़ के साथ बड़ी खतरनाक होती हैं और उस समय रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा था। तभी एक ट्रक मलबा लिए ऊपर की ओर सड़क से आ रहा था और उस समय माइकल भी ऊपर से नीचे एक मोड़ पर आया और सर के बल ट्रक से टकरा गया। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश भी की लेकिन उसे होश नहीं आया और तभी वे मुझसे कहती हैं कि आपने उसकी कब्र तो देखी ही होगी और शायद इसीलिए आप यहाँ आए हो।
मैं सच कह रही हूँ ना? मैंने उनसे आगे पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं? वे बोली, इस घटना के कुछ समय बाद वे लोग यहाँ से चले गए थे। वे फिर कहती हैं कि वह एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला लड़का था, पर कुछ लापरवाह भी था। और वे मेरी ओर देखते हुए कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी माइकल बहुत पसंद आया होगा। मैंने कहा कि उस प्रेत माइकल को उसकी साइकिल के साथ दोबारा मैंने नहीं देखा। हालांकि उसके मेरे पास होने का एहसास मुझे कई बार हुआ। कई ऐसे मौके आए जब एक ठंड भरी सर्दी की शाम को मैं उस सुनसान कब्र के पास से गुजरता और मुझे यह एहसास होता कि कहीं दूर सीटी की आवाज सुनाई पड़ रही है, पर वह मेरे सामने कभी नहीं आया। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच, और अपना सपोर्ट चैनल को इसी तरीके से देते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।